नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि बाई एनआर पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वैबल योजना के बारे में। वैबल योजना में क्या प्रावधान थे और क्यों वैबल योजना को भारत में लाया गया था, कब लाया गया था और किसके द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था। तो हालांकि तैयार तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा ही किया गया था, लेकिन उस समय में जो वायसराय थे लॉर्ड वैबल, उनके द्वारा इसको पेश किया गया था भारतीयों के समक्ष और या कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों के समक्ष, ताकि एक समझौता बनाया जा सके स्वशासन के मुद्दे पर। और क्योंकि उस समय में परिस्थितियां बहुत नाजुक थी, तो वो क्या परिस्थितियां थी उसको भी समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्रिप्स मिशन तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। संवैधानिक विकास का जो हम चैप्टर कर रहे थे, उसी क्रम में हमने क्रिप्स मिशन तक कंप्लीट कर लिया था और उसी क्रम में आगे हम वैबल योजना को पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो किस तरह की इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई और क्या प्रावधान थे, हाँ चलिए जानते हैं। वैबल योजना भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रस्ताव है। यानी राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। यह प्रस्ताव लॉर्ड वेबल द्वारा तैयार किया गया था, जो 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत में वायसराय बनकर आए थे। तो उस समय में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर इनको लाया गया था। वेबल को ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वशासन के लिए एक संभावित समझौते पर पहुंचने के लिए नियुक्त किया था। तो इनको इसीलिए नियुक्त किया गया था ताकि किसी तरह से स्वशासन के मुद्दे पर समझौता बनाया जा सके भारतीयों के साथ। वेबल योजना के माध्यम से उन्होंने भारत के विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच मौजूदा असहमति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जितने भी राजनीतिक समूह हैं उनकी जो भी मांगे हैं, और मुख्य रूप से तो एक ही मांग थी कि भारत को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार ये चाहती थी कि भारत को किसी तरह से उपनिवेश बनाकर रखा जाए। और यहाँ पे जो है इसी बात को लेकर के ही जितने भी प्रावधान थे किसी भी योजना के, वो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके वही प्रावधान जो है बार बार लाए जा रहे थे कि हम आपको अपना संविधान बनाने की इजाज़त दे देंगे, और उसमें कोई कंडीशन रख दी जाती थी। लॉर्ड वेबल के माध्यम से इंग्लैंड द्वारा प्रस्तावित योजना को ब्रेकडाउन योजना के रूप में जाना जाता है इतिहास में। तो किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई वेबल योजना की, उसको भी जान लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दूसरा विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्वितीय विश्व युद्ध भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारत को वह स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मजबूर किया जिसकी वह इतने लंबे समय से मांग कर रही थी। तो भारत की तो एक ही मांग थी, वो थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए भारत को। और कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन या दूसरा विश्व युद्ध, इन दोनों ने वो परिस्थितियाँ या वो वातावरण तैयार कर दिया जिससे कि भारत आगे चलकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को गंभीर सामाजिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान झेला था ब्रिटेन ने, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से। तो बहुत नुकसान झेला उस समय में। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के लिए अपने विदेशी उपनिवेशों को बनाए रखना बहुत कठिन हो गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से अपरिस्थितियों इतनी समस्याएं इतनी ज़्यादा थी उस समय में ब्रिटेन के लिए कि उनसे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो गया था ब्रिटेन को। एक तो उस समय 1945 में चुनाव होने थे वहाँ पे, उस समय जनरल इलेक्शन थे वहाँ पे। और दूसरी तरफ भारत जो है मांग कर रहा था पूर्ण स्वतंत्रता की। स्वशासन के लिए जो है क्रांति हो चुकी थी उस समय बहुत बड़ी भारत में। और चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था या आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो गतिविधियां उस समय में चलाई गई, और या एक समस्या ये थी कि जापान का डर सता रहा था ब्रिटेन को और मित्र राष्ट्रों का दबाव था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। तो बहुत सारी समस्याएं थी उस समय ब्रिटेन के लिए। तो हुआ क्या, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसने बदले में भारत में अंग्रेजों की कठिनाइयों को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इस समय तक आते आते भारतीय पूरी तरह से समझ चुके थे कि इस समय में ब्रिटेन के ऊपर पूर्ण रूप से दबाव बनाया जा सकता है और स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। तो यही कारण था कि जगह जगह से क्रांतियाँ उठ रही थी, और ऐसे में अंग्रेज़ जो है वो घबराए हुए थे। ब्रिटिश सरकार एक तरफ भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान खोजने में जुटी थी, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे विश्व युद्ध में किसी भी तरह जीतने का प्रयास कर रही थी। तो एक तो ये कि भाई मित्र राष्ट्रों का भी दबाव था
इंग्लैंड के ऊपर के भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए युद्ध में, वो बार बार कह रहे थे। और दूसरी समस्या ये थी कि संवैधानिक समस्या का समाधान खोजने में वो जुटी थी। भारत में एक मांग उठ रही थी बार बार कि भारत का अपना संविधान हो, भारत को सब शासन जो है वो दिया जाए, भारत की अपनी सरकार हो। ऐसा कांग्रेस के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांगें उठाई जा रही थी। भारत के पूर्वी द्वार पर जापान दस्तक दे रहा था, इसके कारण भी ब्रिटिश सरकार घबराई हुई थी। दूसरा ये था कि जापान का डर सताई जा रहा था इंग्लैंड को कि कहीं ये अटैक ना कर दे। इसी परिस्थिति में भारत के लोग ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के मूड में भी नहीं थे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार जल्दी से जल्दी भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करना चाहती थी। तो कई तरह से दबाव था इंग्लैंड की सरकार के ऊपर। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जो है वो किसी भी रूप में वो सहयोग करने की स्थिति में थे ही नहीं। वो चाहते ही नहीं थे कि हम सहयोग करें, क्योंकि उनको भी लगने लगा था कि ब्रिटेन जो है अब पूरी तरह से टूट चुका है और यही मौका है कि हम स्वतंत्रता हासिल कर लें। तो इस तरह से जो है एक पृष्ठभूमि तैयार हुई वेबल योजना के लिए, और वेबल योजना के जो प्रावधान रखे गए, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रावधान तैयार किए गए और संतुष्ट करने की कोशिश की गई कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को या दूसरे समुदाय के प्रतिनिधियों को। अब आगे देखें तो और क्या कारण थे उस समय में। वर्ष 1945 तक आते आते दूसरा विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन भारत पर जापान के संक्रमण का संकट अभी टला नहीं था और युद्ध में जापान अभी भी मजबूत स्थिति में था। तो जापान ने कोई आत्मसमर्पण नहीं किया था अभी। जापान जो है पूर्ण रूप से जो है अभी युद्ध में उतरा हुआ था। इस दौरान ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और जिसका नेतृत्व विंस्टन चर्चिल द्वारा किया जा रहा था। यह सरकार जल्दी से जल्दी भारत के संवैधानिक प्रश्न को सुलझाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं विंस्टन चर्चिल भी इस बात का फ़ायदा लेना चाहते थे इंग्लैंड में कि भारत का जो मुद्दा है, संवैधानिक प्रश्न है, उसको किसी तरह से सुलझाया जाए और मुझे जो है इंग्लैंड में इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो इस दौरान लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय थे। लॉर्ड वेवल ने ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रधान सेनापति की भूमिका भी निभाई थी। विंस्टन चर्चिल की सरकार ने लॉर्ड वेवल को आदेश दिया कि वे भारत में नेताओं से बातचीत करके भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान से संबंधित कोई सहमति बनाने का प्रयास करें। और इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभिक चरण में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो भी नेता गिरफ्तार किए गए थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन सबको रिहा कर दिया गया, इसी वजह से कि किसी तरह से भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके और ये विश्वास में लिया जा सके कि हम आपको सुविधाएं देने की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से निर्माण किया गया वेबल योजना का। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवल योजना कहा जाता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया। यहाँ 21 प्रतिनिधियों को शामिल होने की बात की जाती है कि 21 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, अलग अलग समुदाय के। उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यहाँ पे बुलाया गया था और इसीलिए बुलाया गया ताकि सहमति बनाई जा सके संवैधानिक प्रश्न पर। इस सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और इसके परिणाम स्वरूप भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए जो योजना बनाई गई, उसे इतिहास में वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। अब प्रावधान को देख लेते हैं, क्या इसके प्रावधान थे, क्या कहा गया इसमें, कौन सी सुविधाएं देने की बात यहाँ पे की जा रही थी। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे ये, जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लैंड अभी ये चाहता था कि किसी तरह से भारत उपनिवेश बना रहे इंग्लैंड का। बेशक यहाँ पे सभी भारतीयों को जो है वो इसमें इसकी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो इंग्लैंड के पास ही रहे। इसमें कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में गतिरोध पैदा ना हो, तो दोनों की संख्या को बराबर रखा जाएगा। ऐसा इसमें कहा गया कि जो कार्यकारिणी है उसमें दोनों की संख्या बराबर होगी। एक अन्य प्रावधान में ये कहा गया कि हालांकि गवर्नर जनरल की निषेधाधिकार शक्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग करना भी आवश्यक नहीं समझा जाएगा। वीटो पावर की यहाँ बात की गई कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की निषेधाधिकार शक्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा, वीटो पावर को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग करना भी आवश्यक नहीं समझा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि पुनर्गठन के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। अर्थात ये कहा गया इनके द्वारा कि जब तक भारत में अपना संविधान नहीं बन जाता और सरकार काम करना नहीं शुरू कर देती,
तब तक जो है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी या वाइसराय की कार्यकारिणी के द्वारा ही सभी तरह के कार्य किए जाएंगे, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के तहत ये व्यवस्था की गई कि राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्वसम्मति से सूची तैयार की जा सके। कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक सूची तैयार करेगी सभी राजनीतिक दल, और यदि इस मुद्दे को लेकर आम सहमति निर्मित नहीं की जा सकी तो इस कार्य के निष्पादन के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग सूचियां भी प्रस्तुत की जा सकेंगी। ये इसमें प्रावधान रखा गया। इन समस्त बिंदुओं के साथ साथ इस योजना के अंतर्गत इस बात का भी प्रावधान किया गया कि जब कभी भी ब्रिटेन को युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद भारत के लिए नए संविधान के निर्माण संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। तो ये कहा गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो एक प्रक्रिया शुरू होगी संविधान के निर्माण की। उसके लिए इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसके चलते आगे जो है भारत अपना संविधान का निर्माण कर सकता है। तो ये थे कुछ प्रावधान जो वेबल योजना में रखे गए थे। और आगे इसके साथ साथ जो है, जैसा कि इसमें ये भी कहा गया कि शिमला सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें 21 प्रतिनिधियों को शामिल होने की बात थी। तो शिमला सम्मेलन क्या था, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या था शिमला सम्मेलन? शिमला सम्मेलन जो कि 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक चला, शिमला के विसरल लॉज में एक बैठक हुई जिसमें वाइसरॉय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने वेबल योजना पर चर्चा की। वेबल योजना के प्रावधान पर चर्चा करने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी में लॉर्ड वेबल द्वारा 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो शिमला उस समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और यहाँ पे बुलाया गया था विसरल लॉज में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं को। अलग अलग समुदाय या अलग अलग राजनीतिक जो पार्टियां थी उनके सभी नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार निस्सर और नवाब इस्माइल खान। और ऐसे ही सैकड़ों जो रजवाड़े थे उस समय में भारत में, उनकी तरफ से भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला, जो उस समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी थे। इनके साथ साथ दूसरे समुदाय जैसे सिख, दलित, पारसी, ईसाइयों के नुमाइंदे या प्रतिनिधि भी उस समय में इस बैठक में शामिल हुए थे। और चर्चा की गई थी उस समय में जो एक संवैधानिक प्रश्न था भारत में, और सुशासन की जो मांग थी भारतीयों की, उसके ऊपर चर्चा की गई यहाँ पे। और वेबल योजना में जो प्रावधान थे उनके ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई। ऐसे में जो वेबल योजना पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया हुई वो क्या थी? मुस्लिम लीग इस दौरान इस बात पर बहुत अधिक जोर दे रही थी कि वही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और ब्रिटिश सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मुस्लिम लीग ये विश्वास दिलाना चाहती थी अंग्रेज़ों को कि इस समय में मुसलमानों की एकमात्र ही प्रतिनिधि संस्था है वो है मुस्लिम लीग, और वो ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि और कोई भी इस देश में जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती कोई भी पार्टी। तो चाहे वो कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां चाहे वो हैं, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। और उसकी मांग थी कि कांग्रेस सहित अन्य किसी भी संस्था को वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भी मुस्लिम सदस्य को भेजने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वो चाहती थी कि चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे पार्टीज़ हों, किसी को भी ये इजाज़त ना दी जाए कि वो मुस्लिम सदस्य को भेजे और अनुमति दे कार्यकारिणी में भेजने की। तो वो नहीं चाहते थे ऐसा। वायसराय की कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चयन सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया जाएगा, वो ये चाहते थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस मत का तीखा विरोध किया था, और उन्होंने कहा था, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान हैं या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम भी मुस्लिम हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं मुसलमानों का, हम फेवर नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने पूरे भारत में घूम कर देखा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी कि कहीं पे भी हमें नहीं लगता कि आपको लोग पसंद करते हों। तो ऐसी बातें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय में की कि जो असल में प्रतिनिधित्व करती है वो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है मुस्लिम लीग। तो ये विश्वास दिलाने की कोशिश जो है अंग्रेज़ों को मुस्लिम लीग में जो जितने भी नेता थे उनके द्वारा की गई। और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये कहते हुए वेबल योजना को ठुकरा दिया कि इसके माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की छवि सिर्फ स्वर्ण हिंदू दल की संस्था की बना दी जाए। अंग्रेज़ों की इस मंशा से कांग्रेस के नेता अत्यधिक रुष्ट थे। तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस को ये लगता था कि अंग्रेज़ों के द्वारा हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि एक इनकी छवि बना दी जाए कि स्वर्ण हिंदू दल की संस्था इसको बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मंशा से जो है वो कांग्रेस बहुत ज़्यादा रुष्ट थे। इसके अलावा कांग्रेस ये भी चाहती थी कि उसे ये अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए वह अपने द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में देश के सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। तो कांग्रेस जो है ये चाहती थी कि उसको ये अधिकार मिले कि जितने भी सदस्यों को वो मनोनीत करे उसमें सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित वो करेगी। तो ऐसा कांग्रेस चाहती थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों को अपनी संस्था के माध्यम से वॉइस राय की कार्यकारिणी में नियुक्त करना चाहती थी। कांग्रेस ये चाहती थी चाहे मुसलमान हो या कोई भी समुदाय, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, तो वो तय करे कि किसको कार्यकारिणी में भेजना है। और क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है या ऐसी पार्टी है जो देश में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है और करती भी है, ऐसा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा। लेकिन मुस्लिम लीग कांग्रेस के स्वरूप से सहमत नहीं थे। वो तो पहले ही कह रहे थे कि हम मुसलमानों का जो सही में प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है वो मुस्लिम लीग है। तय स्पष्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के मतों से सहमत नहीं हो पा रही थी। इसलिए अंततः लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने से संबंधित अंग्रेजों का एक और प्रयास असफल हो गया। तो ऐसे में न कांग्रेस इस पर सहमत हुई और न ही इस पर मुस्लिम लीग सहमत हुई। तो दोनों में से कोई भी इस पर सहमत नहीं हुई। तो शिमला सम्मेलन की विफलता के कारण की अगर हम बात करें तो शिमला सम्मेलन की वार्ता मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असहमति के कारण विफल रही। मुस्लिम लीग इससे सहमत ही नहीं हो पाई। वेबल योजना जो है धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कार्यकारी परिषद की सीटों को आरक्षित करने का प्रयास करती है। वेबल योजना में जैसा कि कहा गया था कि भाई सभी को यहाँ पे सीटें आरक्षित की जाएंगी और सभी समुदाय के लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कार्यकारी परिषद की सीटों को आरक्षित करने का प्रयास जरूर किया गया। समानता के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी जाति के आधार पर नामांकन से इनकार किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जाति के आधार पर नामांकन ना किया जाए, इससे लोगों का बंटवारा होगा, समुदायों का बंटवारा हो जाएगा। और यहाँ पे बात हिंदुओं और मुसलमानों की ही हो रही थी। तो यहाँ पे जैसा कि मुस्लिम लीग कह रही थी कि वो प्रतिनिधित्व वही करते हैं मुसलमानों का, और कांग्रेस उससे सहमत नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक जो अलग अलग समुदाय थे या अलग अलग जातियाँ थी उन की बात जो चल रही थी, कहीं ना कहीं गांधी जी को ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति हो रही है। हालांकि योजना ने कार्यकारी परिषद के पूर्ण स्वदेशीकरण का प्रस्ताव रखा, और लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी। तो बातें जरूर हो रही थी सुविधाएं देने की, कार्यकारी परिषद में जो सीटें देने की बात की जा रही थी और भारतीयों को पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की बात हो रही थी, लेकिन स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी जा रही थी कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। साथ ही ये योजना भारत में विभिन्न दलों के बीच भविष्य की विधानसभा या सत्ता के विभाजन के किसी भी प्रस्ताव को शामिल करने में विफल रही। तो सत्ता का विभाजन आगे चलकर किस तरह से किया जाएगा, विधानसभाओं में किस तरह से सत्ता का विभाजन होगा और विधानसभाओं की संरचना किस तरह की होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये विफल रही उसको बनाने में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करने के लिए वेबल योजना से हट गई। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय मुस्लिम लीग जो है वो इससे सहमत ही नहीं थी, इसके जितने भी प्रावधान थे। और सबसे ज़्यादा संघर्ष उसका कांग्रेस से हो रहा था उस समय में। कांग्रेस की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि पाकिस्तान अलग कर दिया, पाकिस्तान बना दिया जाए, जिसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहें और उसका प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा भविष्य में। तो ऐसी जो है वो मंशा थी मुस्लिम लीग की। तो इस तरह से जो है शिमला सम्मेलन की भी यहाँ पे विफल रहा और कोई सहमति नहीं बन पाई, ना कांग्रेस मुस्लिम लीग में और ना ही जितने भी प्रावधान वेबल योजना में रखे गए थे उन पर कोई सहमति बन पाई। तो आगे फिर इसी क्रम में हम कैबिनेट मिशन को समझेंगे और डायरेक्ट एक्शन प्लान क्या था जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया उस समय में 1946 में, उसको भी जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।